सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हमने लोअर क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुन रखा होगा, पर हमको इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है, प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो इस चैप्टर के बाद आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ओके, ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ऑफकोर्स हम वेजिटेबल, फ्रूट्स, व्हीट, राइस खाते तो किस पे डिपेंड है? हम प्लांट पे डिपेंड है। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड? ऑफकोर्स अभी सोचने वाली बात है, प्लांट को उसका फूड कहाँ से आता है? ग्रीन प्लांट इन फैक्ट हैव टू मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड्स। वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको अपना फूड खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, खुद सिंथेसाइज करना पड़ता है और फिर हम सब उस पर डिपेंड होते हैं। द ग्रीन प्लांट्स मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द autotrophic nutrition is found only in plant and all organisms that depend on the green plant for food are heterotroph। हमने यहाँ पे दो समझा, क्या? ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप। जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद पे ही डिपेंड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोट्रॉप्स। और जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे, जैसे हम एनिमल्स, हम किस पे डिपेंड है? ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है फॉर फूड रिक्वायरमेंट, फॉर फूड सोर्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स। हमने ऑलरेडी ये देख लिया है। ग्रीन प्लांट कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस क्या है, अभी हम वो देखेंगे। अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्या है? अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहाँ से आती है? सन से। ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ एज ए डेफिनेशन याद रखनी है। अगर ये चैप्टर फिनिश होगा तो आपको ये डेफिनेशन ऐसे प्रैक्टिकली समझ में आने लग जाएगी। ओके, अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। ऑफकोर्स जैसे हम किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। प्लांट किस पे डिपेंड है? सन पे, यानी लाइट एनर्जी पे डिपेंड है। तो अल्टीमेटली हम सब पूरे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है? सन पे। ओके, द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऑफकोर्स अगर सनलाइट नहीं हुई तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो प्लांट होंगे ही नहीं, तो हम खाएंगे क्या? ओके, फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन्स। सो कौन से टू रीजन? इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ। ऑफकोर्स प्राइमरी सबके लिए फूड का सोर्स क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो हमारे अर्थ पे फूड नहीं बचेगा, हम क्या खाएंगे? ओके, और ऐसे हम फिर समझो कार्निवरस बन गए, हम मांस खाने लग गए, तो ऑफकोर्स मांस भी एक टाइम पे आके एंड हो जाएगा। It is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plants। आपने लोअर क्लास में पढ़ रखा होगा कि प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। ह्यूमन बींग्स क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक साइकिल मेंटेन रहनी चाहिए। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? ऑफकोर्स अगर प्लांट नहीं रहेंगे, सो जब प्लांट नहीं है तो हमको ऑक्सीजन कौन देगा? तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है फिर। ओके, दिस चैप्टर फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब इसमें क्या होने वाला है? जैसे लाइट एनर्जी हमको कहाँ से मिल रही है? डायरेक्ट सन से। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। ओके, क्लियर? आगे देखते हैं। What do we know? Let us try to find out what we already know about photosynthesis। अब हम आ गए 11 तक आ गए, तो हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ के रखा होगा। Some simple experiment you may have done earlier classes have shown that chlorophyll क्या है? ग्रीन पिगमेंट ऑफ
लीफ। क्लोरोफिल क्या है? इट इज पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर। हमने लोअर क्लासेस में एक्सपेरिमेंट देखे हैं, हम वहाँ पे अभी फिर से करेंगे वो एक्सपेरिमेंट, बट हमने ऑलरेडी देखे तो उसमें हमको क्या क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। सो क्लोरोफिल, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों में से कुछ भी एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ओके, You may have carried out the experiment to look for starch formation in two leaves. अब starch क्या होता है आपको पता होगा। जैसे फूड कैसे बनेगा, एज हमारी ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारी बॉडी में। ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन में। प्लांट्स में ग्लूकोज कैसे स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में। ओके, सो हम एक लीव को हमको देखना होगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे? स्टार्च टेस्ट। अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो यानी इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, इनमें खाना बना है, इनमें फूड बना है। क्लियर? अगर इनमें स्टार्च एब्सेंट है तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। क्लियर? यू मे carried out experiment to look for starch formation in two leaves. Okay, a variegated leaf or a leaf that was partially covered with the black paper and exposed to the light. अब हम देखेंगे, समझो ये एक लीव है, इसको ऐसे हाफ हमने क्या किया, हाफ क्या किया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ये शेड वाला क्या है, कवर हो गया, ये कवर कर दिया है हमने, और ये वाला पार्ट है वो लाइट पे एक्सपोज्ड है। ओके, ऑन टेस्टिंग अब हमने क्या किया, इसको भी टेस्ट किया हाफ लीफ को और इसको भी टेस्ट किया हाफ लीफ को, तो हमको क्या मिला? ऑन टेस्टिंग दिस लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, हमने क्या कौन सा टेस्ट किया? स्टार्च का, कि इनमें फूड बना है कि नहीं। प्लांट में कैसे स्टोर होता है फूड? एज फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो हमने देखा कि इसमें फूड बना है कि नहीं। It was clear that photosynthesis occurred only in the green part of leaf. जो exposed है लाइट से, ओके, सिर्फ उसमें ही फोटोसिंथेसिस हुआ। जो ये कवर वाला पार्ट था उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको क्या पता चला कि लाइट एसेंशियल है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट क्लियर आपको? ये हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देख लिया। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरीड आउट वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम केज। अब देखो, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली। क्लियर? यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें कौन सा केवल सोक कॉटन डाला। वो क्या करती है, उसका काम क्या है? एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड, while the other half is exposed to air। अभी मैं पूरा आपको सेटअप करके दिखाती हूँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, समझो, ये एक टेस्ट ट्यूब ली हमने और इसके अंदर हमने लीव डाला। ओके, ये लीव मैंने बहुत गंदा बनाया बट समझ लेना, वापस बनाती हूँ। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब। फिर हमने एक लीव लिया जो आधा कहाँ था? बाहर और आधा अंदर, और यहाँ पे हमने क्या किया? वो कॉटन डाल दी। ओके, उसने क्या कर दिया? यहाँ का हाफ लीफ का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, और बाकी हाफ तो एयर में था। ओके, टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं था। तो हमको रिजल्ट क्या मिले? वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू द एयर। ये जो दूसरा हाफ है वो क्या है? एक्सपोज टू एयर है, और हाफ क्या है? अंदर है, और उसमें CO2 नहीं है क्योंकि KOH ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, द सेटअप इज देन प्लेस इन द लाइट फॉर सम टाइम। हमने ये पूरा सेटअप कहाँ रखा? लाइट में रखा। ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन द टू पार्ट्स ऑफ लीफ यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ इज टेस्टेड positive for starch while the portion that was in the tube tested negative। अब जो ये ट्यूब के अंदर लीव है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है,
तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो उसमें हमने स्टार्च का टेस्ट किया तो उसमें कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, यानी स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया। और जो ये एक्सपोज पार्ट था, जो एयर पे एक्सपोज था, उसमें स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, फूड बना है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, दिस शोड दैट कार्बन डाइऑक्साइड वॉज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर, आपको ये अभी क्लियर हो जाना चाहिए एक्सपेरिमेंट। फिर से हम देख ले रहे हैं कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा। ये एक टेस्ट ट्यूब है। ओके, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, KOH सोक्ड कॉटन। यहाँ क्या रखा हमने, कॉटन, और एक लीफ लिया कोई भी, और हमने ये एक लीफ ऐसे रखा, हाफ अंदर हाफ बाहर। यहाँ से मैंने लाइन बना दी, क्लियर। ये KOH सोक्ड कॉटन ने क्या किया, ये हाफ लीफ का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और ये क्या है, एक्सपोज टू एयर। तो इसमें क्या हुआ, फूड बना, बिकॉज इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें क्या हुआ, फूड नहीं बना, स्टार्च नेगेटिव आया, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ आया, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, उसके बिना नहीं होगा। क्लियर, दिस शोड दैट कार्बन डाइऑक्साइड वॉज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन। अभी आप समझ गए होंगे कि ये एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, it is interesting to learn about those simple experiments that led to gradual development in our understanding of photosynthesis। ये पहले की बात हो रही है कि पहले कौन से एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। ओके, साइंटिस्ट ने क्या क्या सोच के लास्ट यहाँ तक पहुँचे कि कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर तो पहले एक्सपेरिमेंट होते रहते, तो हम वन बाय वन देखेंगे कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, Joseph Priestley in 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of green plants. Okay, so अब देखेंगे क्या था वो। Priestley, you may recall, discover oxygen in, so तब तक एयर, उसने क्या बोला, एयर एसेंशियल है ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या एसेंशियल है, एयर, बिकॉज तब तक ऑक्सीजन डिस्कवर नहीं हुआ था। यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन, कब हुआ, 1774 में। उससे पहले हमको इतना नॉलेज नहीं था इस बारे में। प्रिस्ली ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग अ क्लोज स्पेस अ बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। अब हम देखेंगे। सो आपको डायग्राम ए दिख रहा है, ये दिख रहा है। ओके, ये एक बेल, यानी ऐसे ऊपर से फुल क्लोज्ड है, नीचे से ओपन होती है, बट हमने ज़मीन पे रख दी तो दोनों साइड से क्या हो गई, क्लोज, कोई भी एयर इसमें पास नहीं हो रही। और उसने क्या कर दिया, ऐसे यहाँ पे एक लाइट जला दी, ठीक है, कैंडल जला ली, तो यहाँ से लाइट तो आ रही है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन फिनिश हो गया, तो क्या हुआ, लाइट भी बंद हो गई और माउस भी मर गया, सफोकेट हो गया, ऑक्सीजन नहीं था वहाँ पे। ओके, सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज स्पेस। He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damaged the air. But when he placed a mint plant in a same bell jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. अब क्यों ऐसा हुआ, जब एक प्लांट रखा, हमको पता है कि इसमें से क्या निकलता है, ये क्या ब्रीथ करता है, CO2, और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन। ओके, क्लियर है सबको, ये तो प्लांट में क्लियर है। और इसमें क्या, ये देता रहा, इसको क्या देता रहा, ऑक्सीजन, ये इसको देता रहा क्या, CO2। तो ऐसे क्या हुई, लाइफ मेंटेन रहती रही। क्लियर। Priestley hypothesis as follows.
plants restore to the air whatever breathing animal and burning candles remove. Can you imagine how Priestley would have conducted the experiment using a candle and a plant? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways can you think of to light the candle without disturbing the setup? ये सब आपके लिए, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, किसी ने तो ऑलरेडी कर भी लिए होंगे और सोच भी लिया होगा नहीं ऐसे ऐसे हम सब कर सकते हैं. ओके, using a similar setup as the one used by Priestley, but by placing it once in dark and once in the sunlight. Jan Ingenhousz showed that the sunlight is essential to plant process that somehow purifies the air. ये यहाँ पे हम एयर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अभी तक ऑक्सीजन डिस्कवर नहीं हुआ था. By burning candle or breathing एनिमल्स. अब ये सिमिलर सेटअप जो हमने पूरा सेटअप देखा ना, ये माउस वाला और लाइट वाला कैंडल वाला, इसने क्या किया, एक बार डार्क में रखा और एक बार सनलाइट में रखा. किसने? जैन इंजनहाउस ने. याद रखना है. ओके, तो क्या हुआ, इसने क्या डिस्कवर किया कि नहीं, सनलाइट एसेंशियल है प्लांट प्रोसेस के लिए. सनलाइट इज एसेंशियल. Ingenhousz is an elegant experiment with an aquatic plant showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green parts while in the dark they did not. अब aquatic plant यानी क्या? जैसे हमने पानी में प्लांट रख दिया या तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पानी में ही, हम देखेंगे सनलाइट में ग्रीन प्लांट के अराउंड हमको स्मॉल स्मॉल बबल्स देखेंगे. वो बबल्स किसके होंगे? ऑक्सीजन के. ओके, जब हमने वही सेटअप वही प्लांट नाइट में देखा तो हमको वो बबल्स नहीं दिखाई दिए. तो हमको यहाँ पे क्या पता चला कि लाइट में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है. ओके, लेटर ही आइडेंटिफाई दिस बबल टू बी ऑफ ऑक्सीजन. ये जो बबल्स बन रहे वो किसके हैं? ऑक्सीजन के. Hence he showed that it is only the green part of plant that could release oxygen. Clear? It was not until about 1854 that Julius von Zech provided evidence for production of glucose when plant grew. अब इसने क्या, सेक ने, ग्लूकोज क्या है? फूड. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं उसको. और अभी हमको देखना है ग्लूकोज हमारी बॉडी में हम खाते हैं तो हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज. तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करता है. ओके, लिवर में स्टोर करेगा. और प्लांट्स में ग्लूकोज कैसे स्टोर होगा? फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. ग्लूकोज यूजुअली स्टोर एज स्टार्च. His later studies showed that the green substance in plants, green substance in plants यानी अभी हम उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. is located in special bodies later called as chloroplast. अभी तो हमको पूरा स्ट्रक्चर पता है, बट उस टाइम पे साइंटिस्ट को ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं पता था, तो वो अपने ही अंदाजे से ऐसा बोल रहे थे कि हाँ, जो ग्रीन प्लांट है वो किस में है? एक स्पेशल बॉडीज में है, जिसको हम अभी क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. तब ये सब फाउंड नहीं हुआ था. ओके, ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स इज वेयर ग्लूकोज इज मेड. तो उसने क्या बोला कि जो ग्रीन पार्ट है, जो लीफ में ग्रीन पार्ट है, वहाँ क्या बनता है? ग्लूकोज. एंड दैट ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च. ओके, तब इतना कुछ डिस्कवर नहीं था, तो भी साइंटिस्ट इतना सब एक प्लांट को देख के अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, इतना सब डिस्कवर कर रहे थे. ओके, नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय T.W. इंगलमैन. ओके, अब ये थोड़ा टफ लगेगा, किसी कोई कंफ्यूज हो जाता है एक्सपेरिमेंट, बट बहुत ईजी है. यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट्स इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट and then illuminated a green alga cladophora placed in a suspension of aerobic bacteria. अब ये सेटअप क्या बोलना चाहता है हम वो देखेंगे. प्रिज्म तो आपने सबने ऑलरेडी केमिस्ट्री में रीड कर ही लिया होगा, या तो लोअर क्लासेस में तो आता ही था. ओके, क्लियर. ये हमने डाली लाइट. ये कैसे? 1 2 3 4
7, ओके 7 में हो गई क्या, विबग्योर, सबको याद होगा विबग्योर, ओके सबको याद होगा विबग्योर। I have to make it large. Okay, clear? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसने ये विब क्लियर। और इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गा और क्या रखा, सॉरी ग्रीन एल्गे विथ एरोबिक बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। अब देखो अब क्या हुआ, ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया accumulate mainly in the region of blue and green light of the split region। अब ब्लू और ग्रीन, ये है ब्लू और रेड, क्लियर। यहाँ पे ये क्या हुआ, ब्लू रीजन और ये रेड। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया accumulate mainly in the, अब देखो ऑक्सीजन वहाँ पे सबसे ज़्यादा आया, ऐसा क्यों हुआ। और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस वॉज थस डिस्क्राइब। अब क्या हुआ इसमें, ये समझने वाली बात है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस बात से हमको पता चला डिफरेंट कलर्स, क्या डिफरेंट कलर्स डिफरेंट वेवलेंथ से सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, क्लियर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ किसने की, ब्लू और रेड ने। तो यहाँ पे हमको बैक्टीरियाज की ग्रोथ ज़्यादा देखने मिली, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा बना हुआ है, क्लियर। By the middle of 19th century, the key feature of plant photosynthesis were known, namely that plant could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water। अब मतलब मिडल ऑफ 19th सेंचुरी तक जब हम पहुँचे तो हमको क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तब पता चला कि उनको क्या क्या चाहिए होता है, लाइट एनर्जी चाहिए होता है टू मेक कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, ओके। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज फ्रॉम CO2 एंड वाटर। तो एक ये फॉर्मूला बना दिया उन्होंने, क्लियर। द इम्पीरियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म। अब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ये भी आपको भी, ये तो बैलेंस करना आपको आना चाहिए, ओके। सबको आपको क्या करना है, 6 से, ओके। क्या बना ये फॉर्मूला बना ग्लूकोज का, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। क्या बना ये ग्लूकोज, किससे बना, मेन चीज़ है किससे बना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लियर। इसके लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। वेयर देख लिया हमने, रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज देख लिया हमने, 6 कार्बन शुगर। अ माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दैट मेड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट Cornelius Van Niel, who based on his study of purple green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from suitable oxidable compound reduce carbon dioxide to form carbohydrate, ओके। इसने क्या बोला, कौन सा साइंटिस्ट है, वान नील। आपको ये याद रखने, साइंटिस्ट के नेम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। who based on studies of purple and green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent। अब तक हम ये तो समझ गए कि photosynthesis is a light dependent reaction। उसमें क्या होता है, in which hydrogen from a suitable ऑक्सीडेबल कंपाउंड रिड्यूस। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, क्या हाइड्रोजन क्या करता है, किसको रिड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा तो क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, क्लियर।
इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर। अब ग्रीन प्लांट में क्या होता है, वाटर क्या है, हाइड्रोजन डोनर है एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। अब ये तो हम ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उसमें कौन है, वाटर। अब किसी किसी के पास कोई कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हमको देखना है वो कौन से। When H2S instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur. ओके इसमें क्या रिलीज होगा, सल्फर, इसमें नहीं आएगा ऑक्सीजन, क्लियर। और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म, नॉट O2. Hence, he inferred that the oxygen evolved by green plant come from water, not from the carbon dioxide. Okay. अब जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो किससे आता है, वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता। तो इससे हमने क्या जाना कि जो प्रोसेस पूरा हमने देखा केमिकल रिएक्शन, उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। दिस वॉज लेटर प्रूव बाय यूजिंग रेडियो। ये अभी टेक्निक्स तो हम नहीं समझ पाएंगे इस लेवल पे। ओके, द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयरफॉर। सो हमने ऑलरेडी देख लिया, ऊपर क्या बोला था मैंने, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये प्रॉपर प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड यानी एंड देन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट या ऑक्सीजन आया। ओके, वेयर C6H12O6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूकोज, वो क्या है, फूड। ओके, द ऑक्सीजन रिलीज इज फ्रॉम वाटर। हमने अभी देखा कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वाटर से। दिस वॉज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटो। अब जितना हमने इजी देख लिया उस रिएक्शन को कि हाँ ऐसे हो रहा है, वो इतना सिंपल नहीं है। अभी हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, पूरा प्रोसेस, सनलाइट से एक लाइट से केमिकल एनर्जी कैसे बन रही है, वो बहुत मल्टी स्टेप प्रोसेस है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी लगेगा अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो। ओके, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 molecules of water as substrate are used in this situation in equation given above। अब हम देखेंगे, ये तो आगे देखने भी वाले हैं हम। Where does photosynthesis take place? अब हम प्लांट्स में देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली कहाँ होता है, पूरे प्लांट में देख रहे हैं हम। तो हमने देखा है शूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम होता है, स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होती है। तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस पूरे प्लांट में कहाँ होता है? यू वुड ऑफकोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन द चैप्टर 8। हमने ऑलरेडी चैप्टर 8 में तो पूरा स्ट्रक्चर देख लिया ये सब। ओके, आप बोलोगे कि ग्रीन लीफ में होता है या तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। यू आर डेफिनेटली राइट। फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द green leaves of the plant, but it does so also in the other green parts of the plant. Can you name some other parts where you think photosynthesis may occur? You would recollect from previous unit that the mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplast। हमने ये ऑलरेडी देख लिया है, हम रिपीट तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी चैप्टर बहुत बड़ा है। ओके, Usually the chloroplasts align themselves along the walls of the mesophyll cell such that they get the optimum quantity of incident light. When do you think the chloroplasts will be aligned with their flat surfaces parallel to the walls? When would they be perpendicular to the inside? ये अभी हम पूरा स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं एक बार। ओके ओके, क्या है ये, आपको याद होना चाहिए अगर आपने पहले वाला चैप्टर पढ़ा है तो। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर।
क्या देखा था हमने इसमें, इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स ये आपको याद होना चाहिए अभी। अब ये क्या है, ग्रेना, और इसके हम एक पार्ट को यहाँ पे लेबलिंग नहीं की हुई पर आपको याद होना चाहिए। एक को हम क्या बोलते थे, थैलेकॉइड। अगर आपने ठीक से लेक्चर देखा होगा तो याद होगा आपको। एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, ये इससे किससे कनेक्टेड है, स्ट्रोमल लेमिला। ये भी आपको याद होना चाहिए। ये अदर पार्ट है जो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। उसमें क्या होता है, एक ही ऑर्गेनल होता है प्लांट्स में, राइबोसोम्स। ये सभी आपको याद होना चाहिए अभी। अगर आपने पहले के चैप्टर मेरे में से नहीं देखे तो आपने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ रखे हो कहीं ना कहीं से, तो आपको ये आना चाहिए। ओके, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस समझने के लिए। यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। हमने एक बार फिर से ऊपर से देख लिया। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना, द स्ट्रोमा लेमिना, ये भी देख लिया, एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा, वो भी देख लिया। There is a clear division of labor within the chloroplast. The membrane system is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH. अब ये क्या बोलना चाहते हैं हम वो समझते। क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये मेम्ब्रेन सिस्टम। आगे जाके प्रोसेस पढ़ेंगे ना तो यहाँ मेम्ब्रेन पे हो रहा होगा सब, आपको ये याद रखना है। ओके, प्रोसेस पढ़ेंगे हम आके डिटेल में कि ये मेम्ब्रेन में क्या क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, पर आपको ये याद रखना है, ये ओवरव्यू है। ओके, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर विद इन टर्न फॉर्म स्टार्च, ये तो हमने देख लिया है। द फॉर्मल सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, फोटोकेमिकल जो लाइट पे डिपेंडेंट है, सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शन। द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। अब हमको समझना है, अब हम आगे जाके लाइट हम डिटेल में पढ़ने वाले रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जब लाइट रिएक्शन होता है तब ATP और NADPH बनता है। ओके, लाइट रिएक्शन में बनता है। वही क्या काम आता है आगे जाके डार्क रिएक्शन में। तो हम डार्क रिएक्शन किसको बोल रहे हैं, डेफिनेशन फिर से लिखो। द लेटर आर नॉट डायरेक्टली ड्रिवन बट डिपेंडेड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे लाइट रिएक्शन में से, ATP एंड NADPH। सो डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड है, इन प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है। Hence, to distinguish the latter, they are called by convection as dark reaction. ज़रूरी नहीं है कि डार्क रिएक्शन डार्क में ही हो रहा है इसलिए हमने नाम रखा है, नो। ओके, फर्स्ट का नाम रख दिया था लाइट, इसलिए सेकंड का डार्क रख दिया। However, this should not be constructed to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent, because light dependent तो है, ऐसा नहीं डार्क में खुद रिएक्शन कर रहे हैं, नहीं, लाइट आएगी तो लाइट रिएक्शन में से ATP NADPH बनेंगे, वही डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे। इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते कि ये लाइट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है। क्लियर, लाइट पे तो डिपेंड है, बिकॉज लाइट नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन भी आगे नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा टफ है, आपको एकदम अच्छी तरह सुनोगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि क्या है, क्या ये डायग्राम्स, क्या ये ग्राफ्स दिखा रहे हैं। ओके, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब हम फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं, हमने देखा क्या क्या रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। अब हम देखेंगे कौन से टाइप के पिगमेंट्स होते हैं और कौन से इन्वॉल्व है इन फोटोसिंथेसिस। लुकिंग एट प्लांट्स, हैव यू वंडर्ड व्हाई एंड हाउ दे आर so many shades of green in their leaves। अब हम देखोगा, अब एक प्लांट देखो, दूसरी प्लांट देखो, या एक ही प्लांट में डिफरेंट लीव्स देखो, तो ये सोचने वाली बात है। कोई लाइट ग्रीन होता है, कोई डार्क ग्रीन होता है। ओके, कोई स्लाइटली ब्राउनिश होता है या डार्क ब्राउन होता है। ऐसा क्यों होता है? We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through paper
क्रोमेटोग्राफी। अब हम वही समझने वाले हैं, ठीक है। अ chromatographic separation of leaf pigment show that the color that we see in the leaves is not due to single pigment but due to 4 pigments। अब लीव्स में जो, जैसे लीव्स है, एक लीव लिया हमने, वो एक लीव का कलर सिर्फ एक पिगमेंट की वजह से नहीं है, हमने ये किस में जाना, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में, ओके। किसके, उसके पास 4 पिगमेंट्स है, तो वो कौन से 4 पिगमेंट्स हैं और कौन सा पिगमेंट कौन सा कलर दे रहा है। अब फर्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट क्लोरोफिल ए, कौन सा कलर देगा वो लीफ को, और हमने जब क्रोमेटोग्राम में देखा तो कौन सा कलर मिला क्लोरोफिल ए का, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम, और क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल ने कौन सा, येलो, कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज, ओके। अभी इतने देख लिया हमने, चलो 4 पिगमेंट है, ठीक है। अब उनका कोई रोल तो होगा फोटोसिंथेसिस में। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट प्ले इन द फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में ये सबका रोल क्या है, ये पिगमेंट्स का रोल क्या है, ओके, किसका सबसे ज़्यादा है, ओके। पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। अब हमने देखा लाइट एसेंशियल है, ठीक है, लाइट आ रही है, पर प्लांट के पास कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना जिससे लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, तो वो पिगमेंट्स का काम है, ओके। बट हमने देखा डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ समझो ये 4 पिगमेंट है, ओके, 4 पिगमेंट मैंने बना दिए, समझो ये 4 पिगमेंट है, जैसे भी बनाने आपको, चलो अच्छी तरह देख लेते हैं। ये 4 पिगमेंट है, क्लियर। यहाँ से सन है, ओके, सन ने लाइट दी, सबको लाइट दी, इसको 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 इसको। अब ज़रूरी नहीं है कि सब ने एक जितनी लाइट ली होगी, ओके, किसी ने ज़्यादा ली होगी, किसी ने कम ली होगी, क्यों, बिकॉज सबकी एक अलग वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन पावर सबकी अलग अलग है, ओके, क्लियर, इतना समझ आया। कैन यू गैस विच इज़ द मोस्ट एबिडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पिगमेंट कौन सा है, लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए। अब हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आ रहे, हम पहले देख रहे हैं, ठीक है, हम पहले देख लेते, क्लियर। सबको दिख रहा है, फर्स्ट सबको दिख रहा है, ये क्या है, ये हम पहले पढ़ क्या रहे हैं, पहले नाम पढ़ो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, किसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की, ओके। यहाँ इतनी किसने की, क्लोरोफिल ए ने, सबका। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देती हूँ तो आपको तीनों साथ में दिखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आई होप अभी इसमें आपको तीनों साथ में दिख रहे होंगे, ओके, क्लियर। अब आप क्लियरली देख सकते हो, नीचे क्या है, फर्स्ट वेवलेंथ है, ये जो लाइन बनी हुई है ना बीच में, डिफरेंट वेवलेंथ है, ओके, 400 to 800 तक हम जा सकते हैं, क्लियर। अब हमने देखा कि किसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की और कब कितना फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। ये पहले क्या है, किसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की। अब देखें 4 to 500 में ये क्लोरोफिल ए का अमाउंट है कि इसने इतनी लाइट एब्जॉर्ब की, ये क्लोरोफिल बी का, ओके। आपको कैरोटीनॉइड भी दिख रहा है, क्लियर, समझ गए, समझो, बेसिक है, देख लिया हमने ग्राफ, हाँ इसने इतने वेवलेंथ पे इतनी लाइट एब्जॉर्ब की, क्लियर, समझ गए, ठीक है। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस कब सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब सेकंड ग्राफ किसका है, फोटोसिंथेसिस का, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कब हो रहा है। अब हमको ये दोनों में कुछ सिमिलैरिटी मिलेंगी, आप देखो, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कब हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ओके। तो देखा हमने कि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब किया था, तो तभी सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, समझ रहे हो। जब सबसे ज़्यादा ए ने एब्जॉर्ब की लाइट, तब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई, ओके, समझ गए। यहाँ तो देख लिया, फिर से देखते हैं हम, फिर ये ड्रॉप हो गया, अब फिर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस भी ड्रॉप होने लगा, ओके। फिर आगे जाके यहाँ पे
600 to 700 के बीच में फिर से क्लोरोफिल ने इतनी लाइट एब्जॉर्ब की और फिर से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुआ। तो ये ग्राफ से हम समझ रहे जब क्लोरोफिल ए लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है। तो हमको समझना है मेनली फोटोसिंथेसिस में किसका रोल है, क्लोरोफिल ए का। जब क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा तब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्लियर, ये ग्राफ अभी आपको क्लियर होने चाहिए। अब ये दोनों मिक्स है, ओके, क्लोरोफिल ए का ये एब्जॉर्प्शन रेट और तभी ये फोटोसिंथेसिस उसके साथ चल रहा है। ठीक है, क्लियर, अभी आपको ये क्लियर होने चाहिए ग्राफ्स। फ्रॉम फिगर 11.3 देख लिया हमने। कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच द क्लोरोफिल shows the maximum absorption देख लिया, अब ये समझ गए। does it show another absorption peak at any wavelength too? if yes, which one? now हमने ये तीनों फिगर देख लिया, अभी सिर्फ रीड कर रही हूँ मैं, ओके। नाउ लुक एट बी में देख लिया हमने, showing the wavelength at which the maximum photosynthesis occur in the plant. Can you see that the wavelengths at which there is maximum absorption of chlorophyll A, जिस वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्प्शन किया लाइट का, ओके, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। इन द ब्लू एंड द रेड रीजन ऑल्सो शो द हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए ने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुआ। तो हमने क्या कंक्लूजन दिया यहाँ पे, hence we conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with the photosynthesis. But by looking at figure 3, can you say that there is complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the spectrum of photosynthesis? अभी हमने 3 तो देख लिया, ओके। अब हम देखेंगे तो complete overlap हो रहा है क्या दोनों के बीच में। This graph together show that the most of photosynthesis take place in the blue and red region of the spectrum. ये कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो हमने अभी विबक्यूआर वाला देखा ना, वो वाला ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा था। Some photosynthesis does take place at the other wavelength of the visible spectrum. अब देखा हमने कि थर्ड वाले ग्राफ में कंप्लीट तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को एकदम ऐसे ओवरलैप कर रहा है फोटोसिंथेसिस, ऐसा तो नहीं है ना, कंप्लीट तो नहीं है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। तो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट। अदर थैलिकोइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, xanthophyll and carotenoid, which are called as accessory pigments, also absorb light and transfer the energy to the chlorophyll A. आगे जाके अभी इसके बाद वाले टॉपिक में समझना ही है हमको, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ, ओके। जैसे क्लोरोफिल ए के पास अपनी, इसे ये क्लोरोफिल ए है, क्लियर। ये दूसरे पिगमेंट्स जो भी आपको नाम पता है याद कर लेना, ठीक है, 4 थे, ओके। एसेसरी पिगमेंट ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट, ट्रांसफर द एनर्जी टू। अब ये भी लाइट को एब्जॉर्ब तो करेंगे, क्लियर, पर ये किसको दे देंगे, सब दे देंगे क्लोरोफिल ए को। किसको देंगे, सब क्लोरोफिल ए को। सब ने एब्जॉर्ब की लाइट, सब किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए को। मेन लीडर वही है कि आपको जो इस लाइट के साथ करना है करो, क्लियर। Also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Indeed, they are not enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. ये अभी हम समझते हैं। अब हम समझेंगे what is light reaction. लाइट रिएक्शन क्या है, और लाइट रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज, ओके। फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। क्या क्या होगा इसमें, फोटोकेमिकल फेज में लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट ATP NADPH। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा ये सब क्या है, ऑफकोर्स नहीं आएगा, ये एट द एंड हम देखेंगे। ये रिएक्शन के बाद में
तो ये होगा इस पूरे रिएक्शन में। क्या क्या होने वाला है, पहले तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, फिर वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगा, फिर क्या होगा लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इंटरमीडिएट, कौन से, ATP एंड NADPH। ये सब ये रिएक्शन में होने वाला है, उन्होंने आपको पहले बताया है। ओके, सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complex। क्या है अब ये light harvesting complex। अब हमने देखा पिगमेंट ऑर्गेनाइज्ड है टू, देख लेते, चलो ये डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अब इसमें देखने मिलेगा हमको लाइट में PS1, ओके, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये क्या है, ये पिगमेंट्स अरेंज्ड है, ओके, दो पार्ट्स में, एक PS1 PS2। दिस आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। अब ये PS1 है तो पहले वो डिस्कवर हुआ है इसलिए उसको PS1 बोल दिया है। ओके, ऐसा नहीं है कि पहले PS1 काम करेगा। एंड नॉट इन द सीक्वेंस विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। अब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो याद रखना है PS1 और PS2 है, बट पहले PS2 का काम चालू होता है, ओके, फिर PS1 आता है। बट ये तो डिस्कवरी, जिस डिस्कवरी पहले PS1 की हुई तो PS1 रख दिया, उसके बाद PS2 नाम ऐसे रख दिए, बट काम कौन पहले चालू करेगा लाइट रिएक्शन में, PS2। अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा ये क्या है प्रॉपरली। अब हम पूरा रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ आएगा। द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो हम देख सकते हैं यहाँ पे आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। दिख रहे हैं सबको पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द प्रोटीन। ओके, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ओके, ईच फोटो सब पूरे फोटो सिस्टम में सब पिगमेंट्स होंगे एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। अब क्या होगा, ये क्या है, ये दिख रहा है रिएक्शन सेंटर जिस पे एरो किया हुआ है, सिर्फ वो क्या है, वो है क्लोरोफिल ए। जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, क्लोरोफिल ए। और ये जो बाकी पिगमेंट्स है, ओके, कौन से हो सकते हैं देख लिए हमने, बी हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है, कैरोटीन, ये आपको याद रखना है। अभी तो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब क्या है ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीना। क्यों एंटीना बोल रहे हैं, एंटीना का काम क्या होता है, वाईफाई के ऊपर हमारे लगे हुए होते हैं, नेटवर्क लेने का, एनर्जी लेने का। क्लियर। ये क्या काम होगा इसका अभी हम देखते हैं। जैसे यहाँ से, चलो मैं आपको फिर से पूरा एक बार, यहाँ पे सन है, क्लियर, यहाँ पे सबको क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है। अब सब ने एब्जॉर्ब की लाइट, सब मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब की लाइट। क्लियर। ये सब मॉलिक्यूल्स अपनी पूरी लाइट किसको दे देंगे, पूरी एनर्जी किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए को। वो क्या है, रिएक्शन सेंटर, दिख रहा है ना ये बीच वाला, ये क्या है, रिएक्शन सेंटर। सारे मॉलिक्यूल्स, सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ने जो भी लाइट एनर्जी कलेक्ट की किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए को। तो वो बाकी सारे पिगमेंट एज अ एंटीना वर्क कर रहे हैं। ओके, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपको पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ऐसे जिससे बना हुआ है वो क्लियर हुआ होगा। अब ओके, यहाँ से दिया, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, उछल जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं वो प्रोसेस, तो ठीक है रहने देते फिलहाल। This pigment help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. The single chlorophyll A forms the reaction center. मैंने क्या बोला, रिएक्शन सेंटर कौन बना रहा है, तो क्लोरोफिल ए। ये देखा ना हमने, तो यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, ये क्लोरोफिल ए, ये बाकी सारे पिगमेंट्स। क्लियर। तो आपको ये पता चलेगा ये क्या है, रिएक्शन सेंटर। क्लियर। The reaction center is different in both photo system. In PS1, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at
700 नैनोमीटर। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, रिएक्शन सेंटर है ये रहा, क्लियर, सबने देखा रिएक्शन सेंटर है, ओके। इसमें क्या हो रहा है, क्लोरोफिल ए PS1 में होगा, तो क्लोरोफिल ए लाइट एब्जॉर्ब उसकी पीक क्या है, एट 700 नैनोमीटर, तो हम इसको और क्या बोलेंगे, P700। ये किसकी बात हो रही है, इन PS1। PS2 में क्या है मैक्सिमम 680, तो हम इसको क्या बोलेंगे, P680। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, देखो इतना तो आपको पूरा सब समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ नहीं आया होगा, अब हम वो भी देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पहले मैं इसका आपको डायग्राम समझा देती हूँ, तो लिखा हुआ तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, क्लियर। ये है PS2 और ये है PS1, इसका हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और ये इसका हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्लियर। ये है सन। अब सन ने लाइट दी, फर्स्ट किसने ली, फर्स्ट लेंगे तो अभी सभी, बट फर्स्ट कौन एक्साइट हुआ, PS2 का हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया, ओके। इलेक्ट्रॉन फिर किस में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू किस में गया, PS2 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। अब उसको ऑलरेडी लाइट से भी मिल रहा है, सनलाइट से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, तो इसके पास ज़्यादा हो गया, इसने क्या किया, जंप करा दिया अपना, क्लियर। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया। फिर ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, NADPH को किस में कन्वर्ट कर दिया, NADP को किस में कन्वर्ट कर दिया, NADPH में, क्लियर इतना। और जब यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तब ADP किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में, क्लियर। ये सब प्रोसेस आपको समझ आई कैसे हुआ, पहले सनलाइट से दोनों को एनर्जी मिली, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जंप किया, किस में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यहाँ से जो एनर्जी निकल रही थी, जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा था, वहाँ से जो एनर्जी निकल रही थी, उसने ADP को ATP में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। और यहाँ पे जो एनर्जी आई, उसने क्या किया, NADP को NADPH में कन्वर्ट कर दिया। इतना क्लियर हो। अब हम देखेंगे, ठीक है, चलो, इसके पास तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आया और सन से भी इलेक्ट्रॉन आया, उसने एक जंप करवा दिया, तो भी उसके पास अपने पास तो बचा, ओके, क्लियर, बचा, समझ गए। बट अब इसके पास तो कुछ नहीं बचा ना, इसने तो दे दिया अपना, इसके पास कुछ नहीं बचा, तो यहाँ होगा ये रिएक्शन। वाटर तो है सबके पास, इसके पास वाटर होगा, वहाँ से ये लेगा अपना इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब हम रीड करते हैं तो आपको एकदम क्लियर ये समझ आ जाएगा। In photosystem 2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electron to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus। हमने देखा कि PS2 में जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, अपना इलेक्ट्रॉन उसने जंप करवा दिया। This electron are picked up by electron acceptor, which passes them to electron transport system consisting of cytochromes। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, क्लियर हो रहा है ये अब डायग्राम। दिस मूवमेंट ऑफ इज डाउनहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ऑफकोर्स ये पोटेंशियल के हिसाब से जा रहा है, ओके, यहाँ से कम से ज़्यादा वाले के पास जा रहा है, ओके। The electron are not used up as they pass through the electron transport change, but are passed on to the pigment of photosystem 1। किसके पास गया ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से किसके पास गया, photosystem 1 के पास, क्लियर। Simultaneously, electron in the reaction center of PS1 are also excited
व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ। मैंने क्या बोला, ये यहाँ से भी एक्साइट हो रहे और इसने यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दिया, बहुत एक्साइट हो गई है। देन आर ट्रांसपोर्ट टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज़ ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। ओके, इसने भी इलेक्ट्रॉन जंप करवा दिया। दिस इलेक्ट्रॉन देन आर मूव्ड डाउन हिल अगेन। इसने क्या करवाया, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी। किसके पास एनर्जी, NADP के पास। उसने क्या कराया, द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। सो क्या एडिशन हुआ, इस इलेक्ट्रॉन का क्या करवाया इसने, NADPH से क्या कन्वर्ट करा दिया, NADPH। NADP से क्या कन्वर्ट करा दिया, NADPH। क्लियर। अब हमने देखा था लाइट रिएक्शन में ये प्रोडक्ट तो आगे डार्क रिएक्शन में काम आने वाले, ATP और NADPH। क्लियर। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द PS2 से स्टार्ट हुआ, अप हिल, फिर कैसे गया, अप हिल गया। ओके, देन डाउन द, फिर ऐसे डाउन आया। क्लियर। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू अनदर। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, क्या लिख रहा है ये, Z दिख रहा है सबको, ऐसे लिखेंगे तो Z होगा, तो हम इसको और क्या बोलते हैं, Z स्कीम। क्लियर। ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक शेप। क्लियर हुआ सबको। दिस शेप इज ड्यू फॉर्म व्हेन द ऑल कैरियर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम किसकी बात करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की। यू वुड टेल अस हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, खुद का तो जंप करवा दिया इसने जो लाइट से मिला। ओके, द इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस। उसको उसकी जगह फिर से कुछ तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। दिस इज अचीव बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दिख रहा है यहाँ तो, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द PS2। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किस में होता है, सो PS2 में होता है। वाटर इज स्प्लिट इनटू, देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोजन्स। क्लियर। दिस क्रिएट ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमको पता है लास्ट में क्या बनना है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन तो बनना ही है। द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटो सिस्टम 2। क्लियर। We need to emphasize here the water splitting complex is associated with the PS2। देख लिया हमने किसके साथ associated है water splitting complex, PS2 के साथ, which itself is a physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid। ये हम देखने वाले हैं कि ये कहाँ ये PS1 और PS2 लोकेटेड कहाँ है, हम अभी आगे देखने ही वाले हैं। मेम्ब्रेन में लोकेटेड है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, हम पूरा डिटेल में देखने ही वाले। ओके, देन वेयर द प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन फॉर्म लाइकली टू बी रिलीज इन द ल्यूमन और द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये भी अब हम आगे देख लेंगे, ये क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। अब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। नॉन साइक्लिक यानी क्या, सिंपल आपको पता हो जाए, उसमें साइकिल आके सब कुछ रिपीट नहीं हो रहा, साइकिल नहीं फॉर्म हो रही। तो क्या यहाँ पे साइकिल फॉर्म हुई, कोई यहाँ से आया, यहाँ से आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर निकल गया बाहर, कोई साइकिल हुई क्या, रिपीटेशन ऐसे हुआ क्या वापस, नहीं। सो हम इसको क्या बोल रहे हैं, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर। Living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substance and store this in the form of bond energy. Special substance like ATP carry this energy in the chemical bond. The process through which ATP is synthesized by cell is named phosphorylation. So, phosphorylation क्या है? सिंथेसिस ऑफ ATP बाय सेल्स। कौन से सेल से, इन कहाँ होगा सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। ह्यूमन बींग्स में हम अपना पढ़ेंगे तो किस में देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे ना, और प्लांट्स में किस में देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में देख रहे हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, सिंथेसिस ऑफ ATP
फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। क्लियर? व्हेन द टू फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, फर्स्ट PS2 एंड द PS1, हमने देख लिया दो फोटो सिस्टम सीरीज में काम कर रहे हैं, पहले PS2 पहले PS1। अभी मैंने देखा उसमें साइकिल नहीं बन रही थी, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। द two photosystem are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme। हमने देखा both ATP and NADPH are synthesized by this kind of electron flow। अब हम ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ATP भी और NADPH भी किस में बनता है? तो हमको याद होना, नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा? दोनों बनेगा, ATP भी बनेगा NADPH भी बनेगा। क्लियर? When only PS1 is functional। अब यहाँ बात हो रही है सिर्फ PS1 की। क्लियर? PS1 की बात हो रही है। द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड फॉस्फोराइजेशन अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कैसे हो रहा है? सिर्फ इसमें क्या है? PS1 है, लाइट आई। क्लियर? अपना इलेक्ट्रॉन जंप कराया, फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, बट इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें ADP कन्वर्ट हो गया ATP में। बट अब हम सोचेंगे कि ATP तो ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ATP प्रोडक्शन हो रहा है और NADPH नहीं हो रहा। तो हम आगे हम साइकिल पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि जब प्रोसेस होता है तब NADPH कम यूज़ होते हैं और ATP ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये ऐसे मेंटेन होते हैं। क्लियर? When only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow। देख लिया हमने। A possible location where this could be happen in the stroma lamina। ये कहाँ हो? अभी हम देखेंगे, ये तो पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं हम। ये while the membrane or lamina of the grana have both PS1 and PS2, the stroma laminal membranes lack PS2। अब ये क्या है? मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमने देखी रखी है। यहाँ पे क्या होगा? PS1 2 दोनों होगा। और स्ट्रोमा लेमिला आपको याद होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में कहाँ है, तो उसमें सिर्फ क्या होता है? PS1, वहाँ पे PS2 एब्सेंट होता है। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू NADP बट साइकिल बैक टू द PS1। हमने देखा वापस अपने पास ही आ रहा है इसका थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक फ्लो है। साइक्लिक फ्लो बना तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? नॉन साइक्लिक और साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? बहुत इजी था। द साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट इन द ओनली सिंथेसिस ऑफ ATP बट नॉट, अभी देखा हमने। ओके, सिर्फ ATP बन रहा है इसमें। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर द एक्साइटेशन। देखा हमने, इससे ज़्यादा वेवलेंथ होगी यानी 700 जितनी होगी तो ही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। क्लियर? तो अब हम देखेंगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो पहले इसमें भी हम एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं, तो सब ये लिखा हुआ बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हमने देखा मेम्ब्रेन पे क्या क्या है? PS1 एंड PS2। क्लियर? तो यहाँ पे है PS2, यहाँ पे है PS1। ये क्या है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बाइलेयर की होती है। ओके, तो ये आउटर, ये इनर। क्लियर? इतना। फिर देखेंगे हमने अभी देखा कि PS2 में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, साइटोक्रोम था। क्लियर? फिर जाएगा PS1 में। इतना हमको क्लियर है। तो पहले हम स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं, ये है क्या। तो हमने देखा कि ये दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। ओके, यहाँ है PS2, यहाँ है साइटोक्रोम यानी क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ है PS1। अब क्या हो रहा है ना, हम वो देखेंगे। सो हम मेनली यहाँ पे किस पे ध्यान देंगे? प्रोटॉन ग्रेडियंट पे। ओके, let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast। So अब
एक्चुअली एटीपी कैसे सिंथेसाइज होता है. ओके, द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द mechanism. Like in respiration, in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of a proton gradient across the membrane. Okay, हम respiration भी आगे पढ़ेंगे, उसमें भी हमको प्रोटोन ग्रेडियंट बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पे भी काम आने वाला है, यहाँ भी काम आने वाला है. ओके, दिस टाइम दिस आर मेम्ब्रेन्स ऑफ थैलाकॉइड. There is one difference though. Here the proton accumulation is towards the inside of membrane in the lumen. Okay, अभी हम देख लेते हैं. So प्रोटोन का accumulation कहाँ होगा? यहाँ पे inside में. Okay, respiration में हम देख लेंगे, पहले हम यहाँ समझते हैं. Okay, in respiration, proton accumulator in the intermembrane space of the mitochondria. ये हम next chapter में देख लेंगे. When electrons move to the ETS, ये हम देखो chapter 12 में देख लेंगे. So आप इसको अभी नहीं भी समझ पा रहे तो it's okay, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा. Okay, let us understand what causes the proton gradient across the membrane. We need to consider again the process that take place during the activation of electron. अभी हमने देखा एक्टिवेट होकर इलेक्ट्रॉन कैसे जंप कर जा रहे थे, वही हमको फिर से याद करना है सब कुछ. ओके, and their transport to determine the step cause a proton gradient to develop. So first step है, सिंस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. कहाँ हो रही थी स्प्लिटिंग? अभी याद करो, PS2 में हो रही थी. ओके, प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन द प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड्स. क्लियर? देखो यहाँ हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है वाटर की. सो इसमें से प्रोटोन निकलेगा, वो कहाँ रह जाएगा? इनसाइड, अंदर रह जाएगा. क्लियर इतना? तो फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. दिस हैपन्स बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड towards the outer side of membrane transfer its electron not to an electron carrier but to an H carrier. ये भी दिखा रही हूँ मैं आपको डायग्राम में. Hence this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. So अब हमने देखा कि जब PS2 एक्साइट होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जंप करवाता है. जंप करवाएगा आउटर साइड तो ये एक प्रोटॉन भी यूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. ओके, क्लियर? उसने क्या यूज़ किया? प्रोटॉन. तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन डिक्रीज़ हो रहे हैं बिकॉज यूज़ हो जा रहा है. यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से भी आ रहा है, तो क्या है? प्रोटॉन इंक्रीज़ हुआ. ओके, फिर यहाँ से अभी हम थर्ड स्टेप समझेंगे. इतना आपको क्लियर होना चाहिए अभी तक. ओके, when this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of membrane, the proton is released into the inner side or the lumen of the membrane. फिर से देखते हैं. जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो इसने प्रोटॉन यूज़ किया था वो कहाँ पे फिर आ जाता है? इनर साइड. ये दिख रहा है आपको. तो फिर से और इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे प्रोटॉन, और यहाँ पे स्ट्रोमा में कैसे डिक्रीज़ होता जा रहा है. हम देख रहे हैं ना कैसे ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है. थर्ड स्टेप, द NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane along with the electron that come from the acceptor of electron of PS1. Protons are necessary for the reduction of NADP to NADPH. अब देखो, हमने अभी देखा था यहाँ से यहाँ पे आया. क्लियर? सबको पता है कि PS अभी हमने पूरा देखा था नॉन साइक्लिक में. PS2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके बाद PS1 में आया. PS1 में आया तो हमने देखा फिर यहाँ से जंप होके वो क्या कराता है? इलेक्ट्रॉन NADP को NADPH में कन्वर्ट कराता है. क्लियर? तो यहाँ पे प्रोटॉन तो यूज़ हो रहा है ना, NADPH इसलिए ही बनेगा. देखो प्लस प्रोटॉन.
प्रोटॉन यूज़ हो रहा है तो फिर से और स्ट्रोमा में डिक्रीज हो गए प्रोटॉन। क्लियर। तो एक ग्रेडियंट कैसे डेवलप हुआ अभी हमको वो समझ आया कि स्ट्रोमा में लो प्रोटॉन कैसे हुआ और इनर साइड पे हाई कैसे हुआ। आई होप आपको ये क्लियर अभी पता चला हुआ होगा। ओके। Hence within the chloroplast proton in the stroma decrease in the number, while in the lumen में देखा there is accumulation of protons. This create a proton gradient across the thylakoid membrane. अब पता चला कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। तो ये अभी हमने प्रोसेस देखी, वो क्या देखा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप हुआ, एज वेल एज अ मेजरेबल डिक्रीज इन द pH in the lumen. Why are we so interested in the proton gradient? This gradient is important because it is breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP. अब हम देखेंगे ये gradient हमारे लिए क्यों important है, हम क्यों इतना proton gradient पे ध्यान दे रहे। The gradient is breakdown due to movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane channel of CF नॉट ऑफ ATP सिंथेसिस। चलो ये देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये याद रखना है, एक CF नॉट और CF1। क्लियर, ये आपको दोनों याद रखना है। अब आप रीड करोगे तो आपको समझ आएगा ये किसकी बात हो रही है। द ग्रेडियंट इज broken down due to movement of proton across the membrane to the stroma through transmembrane channel. ये क्या है दोनों? Transmembrane channel of CF node of the ATP synthesis. The ATP synthesis enzyme consists of two parts. कौन से two parts? One called CF node is embedded in the thylakoid membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion. Okay. ये देखो मेम्ब्रेन के अंदर है, क्या है? CF नॉट। क्लियर। किसका पार्ट है? ATP सिंथेसिस का पार्ट है। द ब्रेकडाउन ऑफ द अदर पोर्शन इज कॉल्ड एज CF1 एंड प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड फेसिस द स्ट्रोमा। क्लियर। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि CF1 कहाँ है? आउटर सरफेस पे है, स्ट्रोमा की तरफ है। क्लियर। और CF नॉट कहाँ पे? तो मेम्ब्रेन के अंदर। क्लियर, एम्बेडेड है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कॉज अ conformational change in the CF1 particle of ATP synthesis, which makes the enzyme synthesis several molecule of energy packed ATP. Chemiosmosis requires a membrane. अब अभी हमने देखा chemiosmosis में क्या क्या रिक्वायर है? मेम्ब्रेन होनी चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए और प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए और ATP सिंथेसिस होना चाहिए. एनर्जी इज यूज टू pump proton across the membrane, okay, to create a gradient or high concentration of protein within the thylakoid lumen. ATP synthesis has a channel that allows diffusion of proton back across the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthesis enzyme that catalyze the formation of ATP. Okay, हम देख लेते हैं. Along, ये भी रीड कर लेते हैं. Along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction. Dark reaction यानी ATP कहाँ यूज होंगे? Taking place in the stroma. Responsible for, अभी हमने देखा था डार्क रिएक्शन कहाँ होते और लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं. लाइट हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? लाइट रिएक्शन. ओके. रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर. सो देख सकते हो ADP से क्या बना? ATP. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ये हाई टू लो होगा. वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज? अब हमने देख लिया, हाँ बन रहे हैं. हमने देखा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बन रहे ATP NADPH, यहाँ बन रहे ATP, पर ये हमको यूज़ कहाँ करने?
वी लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर, अभी हम लाइट रिएक्शन में देखा लास्ट में क्या बना, ATP, NADPH और ऑक्सीजन. चलो ऑक्सीजन तो डिफ्यूज आउट of the chlorophyll, while ATP and NADPH are used to drive the process leading to synthesis of food. अब तीन चीज़ बनी, ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो चलो डिफ्यूज़ हो गया, ओके बचा क्या, ATP एंड NADPH. वो क्या काम करेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, मोर एक्यूरेटली शुगर्स. ओके क्या बनाते हैं, शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बायोसिंथेटिक फेज. बायोसिंथेटिक फेज से यानी एंजाइम्स बहुत यूज होंगे. ओके दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अभी हमने देखा लाइट रिएक्शन में लाइट नेसेसरी थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइट चाहिए ही नहीं, बट यहाँ पे क्या यूज हो रहे, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, बट इट इज डिपेंडेड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. सो कौन से प्रोडक्ट बने, ATP एंड NADPH बिसाइड्स carbon dioxide and water. You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continue for some time and then stop. If then light is made available, the synthesis start again. Clear? Can we hence say that calling the biosynthetic phase as डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर, डिस्कस द अमॉन्ग योरसेल्फ. अभी आपकी बात है कि डार्क रिएक्शन हम डार्क बोल सकते कि नहीं बोल सकते, आप बताओ. लेट अस नाउ सी हाउ द ATP एंड NADPH आर यूज इन द बायोसिंथेटिक फेज. अब हम देखेंगे ATP और NADPH का क्या यूज है. वी सॉ अर्लियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विथ वाटर टू प्रोड्यूस कार्ब्स. देख लिया हमने यानी कार्बोहाइड्रेट्स. हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी देख लिया स्टार्टिंग के चैप्टर में. ओके इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड और रेदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन CO2 इज टेकन इनटू रिएक्शन और फिक्स्ड. अब हम देखेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिल रहा है तो वो डायरेक्ट तो कार्ब्स नहीं बना देंगे. ओके तो फर्स्ट कौन सा प्रोडक्ट बनेगा. Just after World War II, among the several effects to put radioisotope to beneficial use, the work of Melvin Kelvin is exemplary. अभी हम देखने वाले केल्विन साइकिल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव कार्बन 14 by him in algal photosynthesis study led to discovery that first CO2 fixation product was 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड. अभी हम देखेंगे केल्विन साइकिल में तो हम पूरा ही देखेंगे. ओके सो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, फर्स्ट कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड. हम देखेंगे कैसे. ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, हैंस इट इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल. केल्विन क्यों बोल रही है, बिकॉज साइंटिस्ट का नाम था केल्विन. ओके The first product identified was 3-phosphoglyceric acid. 3 क्यों, बिकॉज 3 कार्बन वाला है. ओके अभी हम देखेंगे साइकिल में. और इन शॉर्ट PGA, हम उसको और क्या बोलेंगे आगे जाके, PGA. अभी PGA बोलूँ तो आपको समझ जाना चाहिए किसकी बात चल रही है. ओके हाउ मैनी कार्बन एटम्स डज इट हैव. अभी हमने देख लिया कितने कार्बन एटम्स है इसमें. Scientists also tried to know whether all plants have PGA as the first product of carbon dioxide fixation. अब हमको ये सोचने वाली बात है कि सब प्लांट्स में फर्स्ट प्रोडक्ट PGA ही बनेगा यानी 3 कार्बन का ही बनेगा, और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वॉज फॉर्म इन अदर प्लांट. क्या ऐसे और कोई प्लांट है जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट ये नहीं बन रहा, PGA नहीं बन रहा. Experiment conducted over a wide range of plant led to discovery of another group of plant where the first stable product of carbon dioxide fixation was again an organic acid. So बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए अलग प्लांट्स पे हुए. ओके सो हमको एक ऐसा प्लांट मतलब एक्सपेरिमेंट में ऐसे प्लांट्स मिले जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन वाला बन रहा है. ओके था तो वो भी ऑर्गेनिक एसिड, बट वो कितने कार्बन वाला था, 4 कार्बन. ओके
दिस एसिड वॉज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। वहाँ क्या बन रहा था, और क्या बोलेंगे हम इसको, OAA। वहाँ क्या बन रहा था, PGA। 3 कार्बन वाला क्या है, PGA। 4 कार्बन वाला OAA। तो यहाँ से हुई C3 पाथवे। यहाँ C3 पाथवे मतलब क्या हुआ, C3 पाथवे जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 3 कार्बन वाला बन रहा है, यानी PGA बन रहा है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, PGA। तो हम वो वाली साइकिल को क्या, वो वाले पाथवे को क्या बोलेंगे, C3 पाथवे। जिसमें 4 कार्बन वाला बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, C4 पाथवे। आई होप आपको C3 और C4 नाम क्यों पड़े फिलहाल वो क्लियर हो गया होगा। ओके, सिंस then carbon dioxide assimilation during photosynthesis was to be 2 main types, those plants in which the first product of carbon dioxide fixation is C3 acid। so जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, C3 एसिड, यानी 3 कार्बन वाला। तो उसको हमने क्या बोला, C3 पाथवे। एंड those in which the first product was C4 acid, तो उसको हमने क्या बोला, C4 pathway। These 2 groups of plants show other associate characteristics that we will discuss later। अभी हम समझने ही वाले हैं C3, अभी ये खाली सुपरफिशियल, अभी हमने स्टार्टिंग देखा है C3 और C4 का, अभी तो हमको पूरा डिटेलिंग में देखना है। ओके, the primary acceptor of carbon dioxide। Let us now ask ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction. How many carbon atoms would a molecule have which after accepting carbon dioxide would have 3 carbons? The studies very unexpectedly showed that the acceptor molecule was a 5 carbon keto sugar। अभी डार्क रिएक्शन की बात हो रही है। ओके, अभी आपने सबने सुना होगा शुगर, ये आपने अगर केमिस्ट्री में ठीक से पढ़ा होगा तो आपने ये शुगर का नाम तो सुना ही होगा, राइबोलो बाइफॉस्फेट। ओके, राइबोलोस बाइफॉस्फेट। डिड एनी ऑफ थिंक दिस इज पॉसिबिलिटी? Do not worry, the scientists also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. They also believed that since the first product was C3 acid, the primary acceptor would be 2 carbon compound. They spent many years trying to identify a 2 carbon compound before they discovered the 5 carbon। इसको क्या बोल रहे हैं हम, राइबोलोस बाइफॉस्फेट। अब समझ, अभी आपको पता है मुझे कुछ समझ नहीं आया होगा तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस पैराग्राफ ने आपको क्या बोला। हमने सोचा कि फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बन रहा है कार्बन का, जिसमें C3 है। क्लियर, C3 है, हमको इतना पता है कि उसमें C3 है। तो पहले ऐसा सोचा था कि C3 बन रहा है तो हम ऐसा कुछ रिएक्शन होगा कि 2 कार्बन और 1 कार्बन मिक्स करके C3 बन रहा होगा। ऑफ कोर्स हमने ऐसा सोचा था बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो बट फिर आगे जाके हमको पता चला कि 5 कार्बन क्या है, 5 कार्बन कीटो शुगर है जो राइबोलोस बाइफॉस्फेट है। उसमें कितने होते हैं, 5 कार्बन और 1 कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन मिला के बनाते हैं 6 कार्बन। बट ये कैसा एकदम अनस्टेबल कंपाउंड होगा, एकदम अनस्टेबल कंपाउंड होगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ऐसे। क्लियर, इसलिए फर्स्ट कौन सा बना, 3 कार्बन कंपाउंड। क्लियर, अभी आपको ये समझ आ जाएगा। द केल्विन साइकिल। Kelvin and his co-worker then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in the cyclic manner. अब आपको ये पता चल जाए क्या होगा। ओके, RUBP was regenerated. Let us now see the Kelvin pathway operated where the sugar is synthesized. Let us understand very clearly that the Kelvin pathway occur all photosynthetic plants। सारे photosynthetic plant में ऐसा नहीं है कि C4 किसी में हो रहा है तो C3 नहीं होगा, अभी हम देखेंगे। इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4 पाथवेज, सब में होगा। केल्विन पाथवे तो सब में होगा। क्लियर, फॉर एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब अंडर 3। समझने के लिए हमने 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड कर दिया है। क्लियर, तो फर्स्ट स्टेज है, हम पहले डायग्राम देखेंगे, सबको दिख रहा है।
ओके, फर्स्ट स्टेज है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है, हमने देखा कि फर्स्ट किससे कंबाइंड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा जैसे 3 क्या बन रहा था, PGA बन रहा था। ओके, फर्स्ट किससे कंबाइंड होगा, शुगर से, जो इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। क्लियर, हमने अभी देखा था राइबोलोस बाइफॉस्फेट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। सो पहले क्या हुआ, थोड़ा मैं जूम कर लूँ। सो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिला प्लांट को और यहाँ से ये शुगर। ओके, क्या क्या हुआ इसमें, कार्बोक्सिलेशन। फिर क्या बना, 2 मॉलिक्यूल बने, किसके, PGA के, कितने, 2। ओके, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। इसमें हमने 3 क्यों लिखा है, बिकॉज ये 3 कार्बन वाला है। ओके, सेकंड स्टेप क्या होगा, रिडक्शन। ओके, अभी हम देखेंगे रिडक्शन हुआ। फर्स्ट हम रीड कर लेते हैं कार्बोक्सिलेशन। ओके, कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। अभी हमने देखा कि स्टेबल बनेगा। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल वेयर CO2 is utilized for the carboxylation of RUPP. This is the reaction catalyzed by the enzyme. अभी हमने देखा कि एंजाइम यूज हो रहा है, कौन सा, कार्बोक्सिलेज, which result in the formation of 2 molecule of 3 PGA। मैंने देखा 2 molecules कैसे बने, इस शुगर में कितने, 5 कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड से कितना कार्बन मिलेगा, 1। कितने हुए, 6। बट 6 कार्बन वाला डायरेक्टली कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो डायरेक्ट किस में स्प्लिट हो जाता है, 2 molecules of 3 PGA. Since this enzyme also has an oxygenation activity, it would be more correct to call it, अभी हम इसको क्यों बोलते हैं, कि इसको समझो, ये एंजाइम ऐसा है ना, अगर इसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, अगर इसको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, डिपेंड के अमाउंट कितना है। ओके, सेकंड स्टेप है रिडक्शन। देयर आर सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। दिस स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 molecules of ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 of NADPH फॉर द रिडक्शन पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स्ड। अब देखो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल किसके बने हुए, इसके कितने बने हुए, 2 मॉलिक्यूल बने हुए। यहाँ से जाएंगे रिडक्शन में, तो यहाँ पे ये अपना 1 मॉलिक्यूल कार्बन का छोड़ते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर बाकी जो 5 बचे, 1 छोड़ा यहाँ पे, 1 छोड़ा यहाँ पे, और 5 बचे वो फिर से साइकिल कर अपनी साइकिल में चले गए। ये 5 देखा हमने इस शुगर में, राइबोलोस बाइफॉस्फेट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन, वो फिर से अपने साइकिल में जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना छोड़ के गए, 1। क्लियर, इतना पता चला। रीजनरेशन इसलिए नाम दे रहे, फिर से वो रीजनरेट हो गया, 5 कार्बन वाला कंपाउंड रीजनरेट हो गया। क्लियर, अब हम देखेंगे कि यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे स्टार्च कैसे बना, एक कार्बन छोड़ गया। ओके, 1 कार्बन आया। अब ऐसी साइकिल हमको यहाँ पे ग्लूकोज बनाने के लिए हमको कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। तो एक बार जब साइकिल हो रही है तब यहाँ पे 1 ही कार्बन आ रहा है, 1 ही कार्बन छोड़ जा रहा है, तो हम 6 बार ये साइकिल रिपीट करेंगे, तब क्या होगा, तब जाके यहाँ पे 6 कार्बन बचेंगे। 6 कार्बन मिला के क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। क्लियर, अब हमने देखा ये सेकंड रिडक्शन में, पढ़िए आप। अब हमने देखा कि एक बार जब साइकिल हो रही है, दिस स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 ATP। तब कितने, 2 ATP यूज़ हो रहे हैं जब एक बार साइकिल हो रही है, एंड फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 of NADPH फॉर रिडक्शन पर, और कितने, 2 NADPH। द फिक्सेशन ऑफ 6 molecules of carbon dioxide and 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल। कितनी टर्न्स चाहिए होगी, अभी मैंने बोला 6 टर्न्स चाहिए, तो हमको 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मिलेगा, आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 molecule ऑफ ग्लूकोज। फिर से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। हमको इस पाथवे में क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स बाहर से लेते हैं उसको फिक्स करना है। क्लियर, फर्स्ट क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ, 2 कंपाउंड बने PGA के,
पीजीए फिर रिडक्शन में गया तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फिक्स हो गया, यानी एक यहाँ छोड़ गया और अपना ये 5 फिर से ये वाली जो राइबुलस बाइफॉस्फेट थे फिर से रीजनरेट हो गया, 5 अपना वापस लेते गए। ठीक है, बचा कितना यहाँ पे एक में से क्या ग्लूकोज बनेगा क्या? नो। तो इसमें हमको ग्लूकोज कंपाउंड स्ट्रक्चर आपको पता होगा, कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए हमको। ओके, तो हमको 6 टर्न्स करने पड़ेंगे इस साइकिल के। क्लियर? रीजनरेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUP is crucial if the cycle is continued uninterrupted. The regeneration step require 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. अब हमने देखा यहाँ पे ये सेकंड स्टेप में 2 ATP 2 NADPH और थर्ड स्टेप में 1 ATP। क्लियर? यहाँ पे 1 ATP, तो टोटल कितने हुए एक साइकिल में? टोटल 3 ATP, बिकॉज यहाँ पे रिडक्शन में 2 और यहाँ पे 1 और 2 NADPH। एक साइकिल में कितना हुआ? यहाँ पे देखो एक साइकिल में कितना हुआ? एक साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH। क्लियर? अगर एक साइकिल में इतना हुआ और हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमको 6 बार रिपीट करनी है वो, तो हम सिंपल 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 3 कितना हुआ? 18 ATP। ओके, 6 × 2 कितना हुआ? 12 NADPH। क्लियर? तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए। क्लियर? ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए। Hence for every carbon dioxide molecule entering the Calvin cycle 3 molecules of ATP and 2 of NADPH are required. अभी समझ गए होंगे। It is probable to meet this difference in number of ATP and NADPH used in a dark reaction that the cyclic phosphorylation take place. To make one molecule of glucose 6 turns of cycle. कितने turns चाहिए हमको? 6 turns. Work out how many ATP and NADPH will require to make one glucose थ्रू द केल्विन पाथ। अभी तो आप ये समझ गए होंगे कितने चाहिए, अभी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब हम देखेंगे द C4 पाथवे। प्लांट दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथवे मेंशन अर्लियर। अब C4 पाथ में किस में होता है? जिनमें जो ट्रॉपिकल रीजन पे प्लांट होते हैं। ओके, तो दिस प्लांट हैव द C4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। हमने क्या देखा कि फर्स्ट फिक्सेशन है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 पाथवे में कौन सा? 4 कार्बन वाला बनता है, वह भी ऑर्गेनिक एसिड है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ओके, द फर्स्ट CO2 fixation product they use the C3 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. Then in what way are they different from the C3 plants? अब देखे जाए तो सब में कैल्विन पाथवे तो हो ही रहा है, इसमें भी कैल्विन तो होगा, अभी हम देखेंगे, पर ये डिफरेंट क्यों है? सो C4 plants are special. They have special leaf anatomy. They are tolerate high temperature. They show a response to high light intensities. They lack process called photophosphorization. Photorespiration. हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो हमको डिटेल में देखना है फोटो। बट C3 में क्या होता है? C3 प्लांट्स में क्या होता है? हमने देखा था ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं। ओके, गार्ड सेल्स होते हैं। ओके, हमने ये ऑलरेडी लास्ट पहले देख लिया। ऐसे ये ओपन होते फॉर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए। C3 में क्या होता है? ये हर एक मॉलिक्यूल के बाद ओपन होंगे। ओके, हर एक मॉलिक्यूल के बाद ओपन होंगे, क्या लेने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एक मॉलिक्यूल लिया, बंद हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल लिया, बंद हो गया, एक एक मॉलिक्यूल के लिए ओपन होंगे। तो यहाँ पे वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑफकोर्स खुलेगा तो वाटर लॉस होगा। ओके, गार्ड सेल खुले। बट C4 में क्या होता है? वो एक ही बार में अंदर जमा कर लेते हैं। क्लियर? दे शो रिस्पॉन्स टू high light intensity. They lack a process called photorespiration and they have a greater productivity of biomass. Let us understand this one by one. सब समझ नहीं आएगा बट अभी धीरे धीरे समझेंगे। Study vertical section of leaves, one of the C3 plant and one of C4 plant. Do you notice the difference? Do you have the same types of mesophyll? Do you have similar cells around the vascular bundle sheath? अब हम देखेंगे, अब जो
C3 में होता है उसमें सिर्फ क्या होता है, C3 जब C3 पाथवे होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ मेसोफिल में होगा। और C4 पाथवे में क्या इंक्लूड होगा, वेस्क्यूलर बंडल शीथ और बंडल शीथ सेल। ओके, द पर्टिकुलर लार्ज सेल्स अराउंड द वेस्क्यूलर बंडल ऑफ द C4 plants are called as bundle sheath cells, and leaves which have small anatomy are said to be Kranz anatomy। अब समझ आया ना, एक बार देख लेते हैं। C4 प्लांट्स कैसे होते हैं ये समझो, अंदर है। ओके, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारी लेयर्स होगी, शीत। ओके, सेल्स की ऐसे शीत होगी, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। क्रैंस यानी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल। ओके, द बंडल शीथ सेल्स में form the several layers around the vascular bundle. They are characterized by large number of chloroplasts। ये क्या है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा है। थिक वॉल्स, बहुत थिक वॉल देखा हमने, कितनी सारी लेयर्स बना दी उस पर, बहुत थिक वॉल है, तो वहाँ पे impervious to gaseous exchange and no intercellular space। उसके देखा हमने एकदम बहुत सारी लेयर्स है तो वहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ C4 प्लांट मेज में देख सकते हैं, टू ऑब्जर्व द क्रेन्स एनाटॉमी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको करना है तो ये आप कर सकते हो। इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट लीव्स ऑफ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू एंड कट वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स। ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, लुक फॉर द बंडल शीट अराउंड द वास्कुलर बंडल्स। अभी आपको अगर वो सेल्स देखने हैं तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। द प्रेजेंस ऑफ द बंडल शीट वुड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट्स। सो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें कैसे दो टाइप के सेल है, मैंने बोला सो मेसोफिल और बंडल शीट। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड आया बाहर से, क्लियर। फर्स्ट कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसमें, हमने क्या बोला, C4 वाला, इसलिए नाम है। ओके, कार्बन 4 होंगे उसमें, क्लियर। बन गया यहाँ पे, अब नाम देख लेंगे, अभी बन गया यहाँ पे। फिर क्या होगा, फर्स्ट फिक्सेशन हुआ, स्टेबल कंपाउंड बना C4 एसिड, ट्रांसपोर्ट होगा किसमें, बंडल शीट सेल में। ओके, क्या होगा, डीकार्बोक्सिलाइजेशन, तो बचा क्या, C3। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा उससे क्या फिक्स, ये कार्बन कैसे फिक्स होगा, बाय केल्विन साइकिल। अब हमने इसलिए बोला केल्विन साइकिल तो दोनों में होगी, और जो यहाँ पे C3 एसिड बचा वो फिर से मेसोफिल में चला जाएगा, क्लियर। फिर से हम देखते, रीड करते हैं अभी तो आपको थोड़ा समझ आएगा। द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोनल पायरेट। ओके, फर्स्ट क्या बना, मेसोफिल में क्या बना, मेसोफिल में देखा हमने 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, ये रहा, देख रहे हो। फर्स्ट क्या बना, 3 कार्बन बना, फिक्सेशन हुआ, क्या बना, C4 एसिड, वो कहाँ गया, बंडल शीट सेल में। फर्स्ट मेसोफिल में हो रहा है, फिर जा रहा है बंडल शीट सेल में, क्लियर। It is important to register that the mesophil cell lack Rubisco enzyme, the C4 acid OAA। फर्स्ट हमने देखा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है, C4 एसिड, ओके, is formed in the mesophil। It then forms the other four carbon compounds like malic or aspartic acid in the mesophil itself, which are transported to bundle sheath cell। In the bundle sheath cell, this C4 acid are break down to release carbon dioxide and the 3 carbon molecule। अब देखो, समझे, यहाँ से आया कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहले बना 3 कार्बन वाला, ओके, फिर दोनों ने फिक्स किया तो फिर क्या बना, C4 OAA बना, फिर ये कन्वर्ट होके जाएगा एस्पर्टिक एसिड, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ बंडल शीट सेल में। उसके बाद फिक्सेशन, डीकार्बोलाइजेशन होगा, फिर C3 कार्बन वाला एसिड निकल जाएगा, और फिर यहाँ पे जो Ca2 बचेगा वो किससे फिक्स होगा, बाय केल्विन साइकिल, ऑलरेडी जो हमने देख लिए। फिर ये फिर से ट्रांसपोर्ट होके मेसोफिल में चला जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगा, क्लियर।
The carbon dioxide released in the bundle sheath cell enters the C3 all the Calvin pathway, a pathway common to all plants. The bundle sheath cells are rich in enzyme. देख लिया हमने कौन सा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेस. ओके, बट लैक पीईपी. वो किस में होता है? वो मेसोफिल में होता है. दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, द कैल्विन पाथवे इज कॉमन टू द C3 और C4 में. दोनों में क्या होगा? कैल्विन पाथवे तो होगा. Did you know that the Calvin pathway occur in all mesophil cells of the C3 plant? In the C4 plant, it does not take place in the mesophil cell. अब C3 में तो सब में कैल्विन पाथवे होगा, सब सेल्स में होगा मेसोफिल के, पर हमने देखा कि C4 पाथवे में सिर्फ नीचे वाले में हो रहा था. वो कौन से सेल थे? बंडल शीथ सेल थे. ओके, ऊपर नहीं हो रहा था मेसोफिल में. क्लियर? सो अब हम देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन में मैं सिंपल आपको बता देती हूँ. C4 प्लांट में एब्सेंट होता है, C3 में प्रेजेंट होता है. लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 और C4 में. क्या डिफरेंस है फोटो रेस्पिरेशन का? टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन पाथवे. हमने ये फर्स्ट स्टेप पढ़ा था. ओके, रुबिस्को की हेल्प से क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA. ओके, 3 PGA. Rubisco, that is most abundant enzyme in the world, is characterized by the fact that its active site can bind to both carbon dioxide and oxygen. नाम में भी है उसके. Okay, can you think how this could be possible? कैसे हो सकता है? Rubisco की affinity कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा है. Rubisco have much greater affinity for carbon dioxide when the carbon dioxide and oxygen is nearly equal. So जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन से रुबिस्को किससे बाइंड करेगा? ऑक्सीजन से. जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा कार्बन. अब दोनों जब इक्वल होंगे तब वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा. ओके, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वर नॉट सो. दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव. इट इज़ द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिटरमाइंस विच ऑफ द टू विल बाइंड द एंजाइम. In C3 plants, some oxygen does bind to the Rubisco, hence carbon dioxide fixation is decreased. Here, RBP instead of being converted to 2 molecule of PGA bind with the oxygen to form 1 molecule of PGA and phosphoglycolate. अब यहाँ पे क्या न्यू बना? इन द पाथवे ऑफ फोटो रेस्पिरेशन में क्या न्यू बना? देखा हमको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा? फॉस्फोग्लाइसरेट का, यानी PGA का. ओके, और सेकंड किसका बनेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट. क्लियर? इन द, ये किसकी बात हो रही है? C3 की. द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ATP. कुछ भी नहीं बना, ना ATP ना किसी का भी सिंथेसिस, ना शुगर का. क्लियर? रेदर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. सिंपल सिर्फ क्या हो जाएगा? रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADP. सो यहाँ पे ना ही सिंथेसिस ATP का होगा, ना ही NADPH का. द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज़ नॉट नोन येट. अभी इसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पता, इसलिए बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं भी होता फोटो रेस्पिरेशन, बिकॉज इसका अभी तक मेन फंक्शन हमको नहीं पता. ओके, इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर. दिस इज, मैंने क्या बताया? C4 में नहीं होता. दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट. सो CO2 इंक्रीज है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? रुबिस्को उससे कंबाइन हो जाएगा. दिस टेक प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. दिस रिजल्ट इन इंक्रीज द इंट्रासेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. In turn, this ensure that the Rubisco function as a carbolics minimize the oxidase activity. Now that you know that the C4 plant lack photorespiration, you probably can understand why productivity and yields better in this plant. So, हमने देखा था C4 plants की productivity ज़्यादा है. Okay? क्यों ज़्यादा है? Because उनमें photorespiration नहीं होता. Okay? In addition, this plant show tolerance to high temperature. Photorespiration नहीं होता इसलिए वो high temperature
में भी अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इसमें से नीट में कोई क्वेश्चन लास्ट 5 साल में तो नहीं आया। ओके, तो भी हम देख लेते हैं एक बार। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द yield of plants including crop plants. Photosynthesis is under the influence of several factors, both internal और external. अब photosynthesis में photosynthesis इन्फ्लुएंस हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर से भी, इंटरनल फैक्टर से भी। द प्लांट फैक्टर इंक्लूड, अब प्लांट फैक्टर क्या क्या होगा, नंबर, साइज, एज। अब लीफ के नंबर ज़्यादा होंगे, क्लियर, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। साइज़ बड़ी होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। एज इफेक्ट करेगी क्योंकि स्मॉलर, जैसे अभी तक मेच्योर ही नहीं हुए लीव्स, उसमें कम फोटोसिंथेसिस होगा, और ओल्ड हो गए उसमें भी कम होगा, ओनली मेच्योर वाले में नॉर्मल होगा। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, कितना अमाउंट है क्लोरोफिल का, पिगमेंट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। CO2 कितना है, इंटरनल CO2 कितना है उसके पास। ऑफकोर्स हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इंपॉर्टेंट है। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट। द एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आएगा, सनलाइट, टेम्परेचर, अब सनलाइट पे ही टेम्परेचर डिपेंड है। ओके, CO2 concentration and water. As the plant photosynthesis, all these factors will simultaneously affect its rate. Hence, those several factors interact and simultaneously affect the photosynthesis or CO2 fixation. ये मैं फास्ट जा रही हूँ बिकॉज ये इतना important topic नहीं है. Usually, one factor is the major cause or the one that limits the rate. Hence, at any point, the rate will be determined by factor available at suboptimal level. When the several factor affect any chemical process, Blackman law of limiting factor can into. अब देखो, अब कोई फैक्टर कम अमाउंट में भी नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा में भी होगा तो टॉक्सिसिटी करा देगा. ओके, if a light process is affected by more than one process, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. अभी हम समझते हैं इसको. It is factor which directly affect the process of its quantity change. For example, despite the presence of a green leaf and optimal light and CO2 condition, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. Okay, so सब factors, अभी ऐसा नहीं कि CO2 बराबर है तो हो जाएगा, नहीं, सब कुछ लेवल में होना चाहिए. This leaf if given the optimal temperature will start फोटोसिंथेसाइज. अभी सब कुछ है उसके पास, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पर तो भी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत लो है. सो अगर हम उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर दे देंगे तो वो फिर से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा. सो सारे फैक्टर कैसे होने चाहिए, उसके हैबिटेट के हिसाब से होने चाहिए. फर्स्ट इफेक्ट करता है लाइट. We need to distinguish between light quality, light intensity and the duration of the exposure. अब समझने वाली बात है, कोई भी लाइट होगी, जैसे हम UV रेडिएशन दे देंगे तो क्या फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं. सो क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर. अब हम देखेंगे, यहाँ आपको दिख रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी. अब हम लाइट इंटेंसिटी पहले बहुत कम है तो हो रहा है धीरे धीरे. अब जैसे ही लाइट इंटेंसिटी बढ़ती गई, क्लियर, ऐसे ऐसे बढ़ती, एक टाइम पे आके हम अब इसको कितना भी बढ़ाएंगे, लाइट इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ाएंगे, बट फोटोसिंथेसिस उतना का उतना ही चलेगा. ओके, ये ग्राफ में दिखाया है. देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट low intensity. At higher light intensity, gradually the rate does not show further increase. अभी हमने देखा कोई increase अभी आगे नहीं हो रहा, सीधा हो गया. What is interesting to note is the light saturation occur 10% of full sunlight, hence except for plants in shade or in the dense forest. Light is rarely limiting factor in nature. अब हम देखें, अब आपको लाइट का बेसिक समझ आ गया होगा. हम जल्दी जा रहे हैं बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नीट में इसमें क्वेश्चन नहीं आते.
सो आपको बेसिक आप खुद भी रीड करोगे, ये तो समझ आ जाने वाला था। अब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, अब हमने देखा लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता बिकॉज यूजुअली लाइट की डेफिशिएंसी कभी नहीं होती। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर। हमको भी पता है कितना है, 0.03 से 0.04% है खाली एटमॉस्फेयर में। तो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा मेजर है? कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05 कैन कॉज एन इंक्रीज ऑफ CO2 फिक्सेशन। बियॉन्ड दिस लेवल कैन डैमेजिंग द, अब 0.05 तक आएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, CO2 फिक्सेशन बढ़ जाएगा। बट इससे ज़्यादा अगर बढ़ा परसेंटेज तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी प्लांट में। क्लियर? The C3 and C4 plant respond differently to the CO2 concentration. At low light condition, neither group respond to the high. Okay, अब हमको पता है या तो the C3 and C4 respond differently to CO2 concentration. At low light condition, neither group respond into high CO2 condition. At high intensity, both C3 and C4 show increase in the rate of photosynthesis. What is the important to note is that C4 plant show saturation at about 360, हमको ये याद रखना है। और C3 कितना है? C3 का beyond 450, saturation is only seen beyond the 450 और यहाँ पे 360. Thus, current availability of CO2 level is limiting to the C3 plant. So, CO2 ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर किस में होगा? C3, बिकॉज उसको क्या चाहिए? उसका सेचुरेशन रेट क्या है? बियॉन्ड द 450. ओके, द फैक्ट ऑफ दैट C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity. अब मैं आपको रीड कर रही होंगी, आपको समझ तो आ ही रहा होगा. Has been used for the greenhouse crops such as tomatoes and the bell pepper. अभी आप घर में भी ग्रीन हाउस में आप ये ईजीली ये वाले क्रॉप्स आप उगा सकते हो. ओके, दे आर अलाउड टू ग्रो इन द कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू द हायर yield. Temperature, the dark reaction being enzymatic and temperature control, though the light reaction are also temperature sensitive, they are affected by. अब देखेंगे लाइट क्यों ना ज़्यादा डार्क रिएक्शन, बिकॉज उसमें एंजाइमेटिक प्रोसेस हो रहा है. एंजाइम्स को कैसा होता है, उनको ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शो करने के लिए. ओके, द C4 plant respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis while C3 plant have much lower temperature. अभी हमने देखा था C4 plant कैसे ट्रॉपिकल रीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, हायर टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर सकते हैं. द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट. अब कोई हमेशा से उसी प्लांट उसी हैबिटेट में, तो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर उस पर भी डिपेंड करता है, किस पे? हैबिटेट को. उसकी हैबिट क्या है? ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू द टेम्परेचर क्लाइमेट. Water, even though water is the one of the reactant in the light reaction, the effect of water as a factor is more through its effect on the plant rather than directly on photosynthesis. Water stress causes the stomata to close, hence the reducing the CO2 availability. अब देखा हमने प्लांट में वाटर नहीं डालते तो कैसे हो जाते हैं, उसके लीव्स कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? एकदम ऐसे कर्ल होने लगते हैं. Beside water stress also make leaves filled, thus reducing the surface area. तो अब हमने वाटर, अब आपने प्लांट लगाया घर में. ओके, लीव्स को पानी नहीं दिया, ये लीव कैसा हो गया, आगे जाके ऐसे ऐसे करके मुरझा गया इतना. ओके, उसकी सरफेस एरिया कम हो गई, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ऑफकोर्स कम होगा. ओके, सो यहाँ पे चैप्टर हम फिनिश करते हैं. ये लास्ट वाला मैंने बहुत फास्ट में लिया बिकॉज वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज तक उसमें से कोई नीट का क्वेश्चन नहीं आया, बट हमने सिर्फ समझो रीड कर लिया. ओके, एक्सप्लेन मैंने नहीं किया ज़्यादा उसमें. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.